गैमेट स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। हम लोग यूपी पीजीटी परीक्षा में इतिहास विषय पर वर्ष 2003 के प्रश्नों का डिस्कशन कर रहे हैं। इस डिस्कशन में हम लोगों ने 2 क्लास कर ली है। आज वर्ष 2003 के प्रश्नों पर अंतिम और तीसरी क्लास है। इस क्लास में हम लोग शेष बचे हुए 25 प्रश्नों पर डिस्कशन करेंगे। आइए हम लोग अपना आज का पहला और क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या है 61। ब्रह्मजीत गौड़ किस भारतीय शासक का सेनापति था? विकल्प नंबर 1 है बाबर, नंबर 2 हुमायूं, नंबर 3 शेरशाह, नंबर 4 अकबर। इसका सही उत्तर क्या होगा? शेरशाह। इसका सही उत्तर है शेरशाह। आइए देख लेते हैं। ब्रह्मजीत गौड़ शेरशाह सूरी की सेना में एक गौड़ ब्राह्मण सेनापति था। ने चौसा के युद्ध 1539 ईस्वी, बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में मुगल शासक हुमायूं को पराजित करने के बाद, जब मुगल शासक को पराजित कर दिया और वह भारत में पुनः न लौटे तो हुमायूं का पीछा करने के लिए भेजा था किसको? ब्रह्मजीत गौड़ को। वह कुछ समय के लिए हुमायूं को आगे बढ़ने से रोकने में सफल भी रहा। हमारे प्रश्न का उत्तर यही है। लेकिन एक तथ्य और जान लिया जाए। एक थे ग्वालियर के राजा राम शाह, शेरशाह की सेवा में भी थे। कभी मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया जाए ब्रह्मजीत गौड़ की तरह, तो राजा राम शाह कौन थे? तो ये भी जो शेरशाह की सेवा में थे, उत्तर भारत में शेरशाह की शक्ति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर 2 चीजें हो गई। एक ब्रह्मजीत गौड़ के बारे में जान लिया, दूसरा ग्वालियर के राजा राम शाह के बारे में। ठीक है, आगे चलिए। अकबर और राणा प्रताप के बीच प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ? 1572 में, 1576 में, 1580 में, 1778 में। क्या उत्तर होगा? हल्दी घाटी का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है, तो सबको पता भी होगा। ये हुआ था 1576 ईस्वी में। तो आज हम लोग जो है हल्दी घाटी का युद्ध और मेवाड़, मुगलों के समय मेवाड़ की क्या स्थिति थी उसको डिटेल में समझ लेते हैं, क्योंकि बार बार इस युद्ध के बारे में कोई न कोई प्रश्न पूछा जाता रहता है। तो आइए उसको शुरू से समझते हैं। मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत राज्य करते थे। मेवाड़ राज्य था। उसकी राजधानी कौन सी थी? चित्तौड़ थी। चित्तौड़ थी। और हम लोगों ने देखा है कि 1527 ईस्वी में कौन से युद्ध हुआ था? खानवा के युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा बाबर से पराजित हुए थे। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राणा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी बैठते हैं। शक्ति के विकास में, मेवाड़ की शक्ति के विकास में योगदान दिया और अकबर के आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया राणा उदय सिंह ने। लेकिन मेवाड़ की विजय करना अकबर के लिए जरूरी था। उसका कारण है, क्या क्या कारण है? मेवाड़ के राणा ने मेड़ता के जयमल, विद्रोही मिर्जाओं और मालवा के पराजित शासक बाज बहादुर को अपने यहाँ शरण दी। एक बात। दूसरी, इसके अतिरिक्त अगर भविष्य में भावी गुजरात की विजय करना है, दिल्ली और गुजरात के मार्ग में पड़ता था। गुजरात की भावी विजय के लिए मेवाड़ की विजय आवश्यक थी। इसलिए अकबर के लिए मेवाड़ पर विजय हासिल करना महत्वपूर्ण था। 23 अक्टूबर 1567 1577 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग का घेरा डाल दिया। अपने सरदारों के परामर्श को मानकर राणा उदय सिंह चित्तौड़ के किले से निकलकर अरावली की पहाड़ियों में चला गया और किले का भार जयमल और फत्ता, जिसे फतेह सिंह भी कहा जाता है,
किले के रक्षा का भार इनको दे दिया। समझ रहे हैं, परीक्षा में पूछा जाता है जयमल और फत्ता किससे संबंधित हैं। तो ये राणा उदय सिंह के समय जो है युद्ध लड़े थे, बड़ी वीरता पूर्वक लड़े थे। आगे चलें। 5 महीने तक किले के घेरा डालने के बाद फरवरी 1568 में अकबर को सफलता मिली। जयमल और फत्ता ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। हुआ क्या था कि जयमल जो है किले की दीवार में मरम्मत का काम करवा रहे थे, अकबर की बंदूक की गोली से मारे गए। उसके बाद जो है फत्ता और वहाँ की महिलाओं ने सबने युद्ध किया, जौहर किया, और अकबर जो है चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करने के बाद कत्ले आम का आदेश दिया। समझ रहे हैं, कत्ले आम का यह पहला और अंतिम अवसर था जब अकबर ने इस तरह का कत्लेआम करवाया था, और यह अकबर के नाम पर एक बड़ा धब्बा है। तो अगर ये पूछा जाए अकबर के नाम पर कहाँ का कत्लेआम सबसे बड़ा धब्बा है, तो चित्तौड़ के दुर्ग का। अकबर जयमल और फत्ता की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों वीरों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले के मुख्य द्वार पर स्थापित करा। बाद में उसको पता चला जयमल और फत्ता इतने बहादुर थे, इतने वीर थे, उन्होंने इतनी कुशलता से युद्ध लड़ा। तो आगरा के किले के मुख्य द्वार पर हाथी पर सवार इनकी प्रतिमा बनवाई। अकबर ने चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में फतहनामा जारी किया। प्रश्न पूछा जाएगा अकबर ने किस राज्य को जीतने के बाद फतहनामा जारी किया। उत्तर क्या होगा, चित्तौड़ को, मेवाड़ को। आसफ खां को चित्तौड़ के दुर्ग का भार दे दिया और स्वयं कहाँ चला गया, अजमेर चला गया शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दर्शन करने। ये हुआ उदय सिंह के समय की घटना। अभी हम हल्दी नहीं पहुंचे हैं, हल्दी घाटी। 1572 में उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ के सामंतों ने गोगुंडा में उनके पुत्र राणा प्रताप सिंह का राज्याभिषेक किया, जिन्हें महाराणा प्रताप भी कहा जाता है। कहाँ पर किया, गोगुंडा में। क्योंकि पूछा जाता है गोगुंडा किसकी राजधानी थी। अकबर ने फिर देखिए, अब जब राणा प्रताप सत्ता पर काबिज हो गए तो उसके बाद उसने मेवाड़ से फिर से जो है अपने युद्ध कर्म को आगे बढ़ाने या राणा को मिलाने की कोशिश की। तो अकबर ने जलाल खां को राणा प्रताप के पास भेजा और उनसे मुगल दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया। राणा ने अस्वीकार कर दिया। सबसे पहले किसको भेजा, जलाल खां को। फिर उसके बाद अकबर राणा मान सिंह को, राजा भगवान दास को, राजा टोडरमल के दूत मंडल मेवाड़ भेजे, किंतु वह भी राणा को मुगल दरबार में उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं कर सके। फिर अकबर ने क्या किया, अप्रैल 1576 में मान सिंह के नेतृत्व में, अगर पूछा जाए कि मुगल सेनापति कौन था 1576 में या हल्दी घाटी के युद्ध के समय, तो मान सिंह थे, के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। अब देखिए मान सिंह क्या करता है, मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोगुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे में पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर कर आए। मुगल सेना और राणा प्रताप के मध्य जो युद्ध हुआ, इतिहास का बहुत प्रसिद्ध युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध है। कौन सा, हल्दी घाटी का युद्ध है। तो 1576 अप्रैल 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा प्रताप और मुगलों के बीच मुगल बादशाह अकबर था, सेनापति मुगलों का मान सिंह था। समझ गए। राणा प्रताप पराजित हुआ और अरावली की पहाड़ियों में भाग गया। मुगल सेना ने गोगुंडा पर अधिकार कर लिया, लेकिन अकबर इससे संतुष्ट ना था, क्योंकि राणा प्रताप को ना तो बंदी बनाया जा सका
और ना ही मेवाड़ को पूर्ण रूपेण मुगल सत्ता के अधीन लाया जा सका। हल्दी घाटी युद्ध के बाद अकबर ने राणा प्रताप के समर्थक जालौर, सिरोही, इधर के राजाओं के दमन का निश्चय किया। कहाँ कहाँ के? जालौर, सिरोही, इधर के। सर्वप्रथम उसने, हल्दी घाटी युद्ध के बाद की घटना है, जालौर पर अधिकार कर अक्टूबर 1576 में अकबर ने राणा प्रताप के विरुद्ध प्रस्थान किया। गोगुंडा पहुंचकर उसने कुली खां को इधर के राय नारायण के विरुद्ध भेजा तथा कुतुबुद्दीन और भगवान दास को राणा प्रताप के विरुद्ध नियुक्त किया। मुगल सेना ने इधर पर अधिकार कर लिया तथा उसके राजा ने राणा प्रताप के बाद पहाड़ियों में जाकर शरण ली। ये महत्वपूर्ण इसलिए है, कभी परीक्षा में पूछ ले, कहाँ के राजा राणा प्रताप की भांति अकबर से युद्ध करने के उपरांत पराजित होने के बाद अरावली की पहाड़ियों में भाग गए थे। तो हमारा उत्तर होगा इधर के राजा, इधर के राजा इस तरह का कार्य किए थे। ठीक है। बांसवाड़ा के रावल प्रताप सिंह, डूंगरपुर के रावल आस्करन ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त बूंदी, सिरोही भी मुगल अधिकार स्थापित हो गया। संपूर्ण राजपुताना पर मुगल सत्ता स्थापित हो गई। मेवाड़ को छोड़कर, किसको छोड़कर? मेवाड़ को। फिर अब मेवाड़ नहीं है तो अकबर ने फिर से प्रयास प्रारंभ किया। अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध भगवान दास, मान सिंह, शहबाज खां को नियुक्त किया। मुगलों ने कुंभलगढ़, गोगुंडा, उदयपुर को अधिकृत कर लिया। शहबाज खां ने सफलतापूर्वक राणा प्रताप के विरुद्ध सैन्य संचालन किया, जिसके कारण राणा प्रताप को निरंतर घाटियों में भागना पड़ा, अनेक कष्ट उठाने पड़े। जिसमें हम लोग सुनते हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई, ये शहबाज खां के द्वारा पीछा किए जाने पर इस तरह की घटना हुई थी। आगे चलें। बिहार में उपद्रव हुआ, तो बिहार के उपद्रव को शांत करने के लिए शहबाज खां को अकबर ने वहां जाने का आदेश दिया। इससे राणा प्रताप को जो है समय मिल गया अपने को सही करने के लिए या दम लेने के लिए समय मिल गया। राणा प्रताप ने अकबर के उत्तर पश्चिम सीमांत में व्यस्तता का लाभ उठाया, मेवाड़ पर पुनः अधिकार करने की चेष्टा की, फिर से मेवाड़ पर अधिकार करने का प्रयास किया। अब आइए 19 जनवरी 1597 में राणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका जो पुत्र है अमर सिंह गद्दी पर बैठा। उसने भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसके बाद अकबर जो है लगातार पश्चिमोत्तर सीमांत दक्षिण की महत्वपूर्ण समस्याओं में व्यस्त था, जिसके कारण मेवाड़ पर ध्यान नहीं दे सका। समझ रहे हैं? लेकिन जैसे ही अकबर को अवसर मिला 1599 में शहजादा सलीम माने जहांगीर को अजमेर का सूबेदार नियुक्त किया तथा अमर सिंह के दमन का आदेश दिया गया, किंतु सलीम को सफलता ना मिली। उसके बाद फिर 1603 ईस्वी में अकबर ने पुनः सलीम को मेवाड़ का अभियान करने के लिए नियुक्त किया, किंतु वह जो है मेवाड़ न जाकर के इलाहाबाद चला गया, उसने विद्रोह कर दिया था। उसके बाद अकबर ने मेवाड़ के विरुद्ध कोई अभियान नहीं किया। बाद में जहांगीर के समय में अकबर और जहांगीर के मध्य संधि होती है, तब जाकर के मुगल आधिपत्य में मेवाड़ आता है। समझ गए? तो मेवाड़ और उसकी राजधानी चित्तौड़ की संपूर्ण कहानी को हम लोगों ने समझ लिया है, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में आ रहा है, तो उसको एक बार में हम लोगों ने बेहतर ढंग से समझ लिया है। अब यहाँ से कोई प्रश्न आएगा तो हम लोग निश्चित तौर पर सही कर लेंगे। आगे चलें।
महान मुगल सम्राट अकबर के जीवन की अंतिम विजय थी? कंधार, नंबर 2 खानदेश, विकल्प नंबर 3 असीरगढ़, विकल्प नंबर 4 अहमदनगर। बहुत बार परीक्षाओं में, हर तरह की परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है, जिसका सही उत्तर है असीरगढ़, है कि नहीं? अब हम लोग समझ लें कि असीरगढ़ अंतिम विजय कैसे होती है और किसके विरुद्ध होती है। वहाँ पर कहते हैं सोने की चाबियों से उसने महल को खोला, महल के दरवाजे को खोला। उन सब पर हम लोग समझ लेते हैं। और यह मामला जो है दक्षिण में अकबर के अभियान से जुड़ा हुआ है, तो वहीं से उस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। 1591 ईस्वी में अकबर ने दक्षिण के चारों राज्यों खानदेश, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा के शासकों को पत्र लिखा और उसने कहा कि सम्राट की संप्रभुता स्वीकार करने को कहा। इसके बदले में उन्हें आंतरिक स्वायत्तता का आश्वासन दिया, लेकिन खानदेश के अतिरिक्त किसी दूसरे राज्य ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, जो 1591 में अकबर ने दक्षिण के 4 राज्यों को दिया था। अकबर ने अब कार्रवाई शुरू की, अहमदनगर पर कार्रवाई की और 1595 ईस्वी में बहादुर शाह की संरक्षिका थी कौन? चांद बीबी से संधि हुई। उस संधि में उन्हें बरार प्रांत प्राप्त हुआ। फिर 1593 में अहमदनगर से पुनः युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में खानदेश का शासक अली खां, खानदेश ने अकबर का अधीनता स्वीकार कर ली थी, तो खानदेश का शासक कौन था? अली खां ने मुगलों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया। स्वामी भक्त था वो अकबर का। जब अली खां की मृत्यु हुई तो उसका पुत्र मीरन बहादुर शाह खानदेश की गद्दी पर बैठा, लेकिन उसने मुगल आधिपत्य को मानने से इनकार कर दिया तथा यह कहा कि उसके पिता के समय में मुगलों से जो भी संधि हुई है वह नहीं मानेगा। समझ गए? उसका विरोध, अगर मीरन बहादुर शाह विरोध कर रहा है तो उससे अकबर को क्या नुकसान, क्या कठिनाइयां हो सकती थी, उसको समझा जाए। उसका विरोध अहमदनगर में मुगल प्रभाव को क्षति पहुंचा सकता था, क्योंकि उसने अपने राज्य से मुगल सेना को अहमदनगर तक का रास्ता देने से इनकार कर दिया। इसलिए अकबर ने उसे हटाना आवश्यक समझा। अगर मीरन बहादुर के विद्रोह को अकबर इग्नोर कर देता तो इस तरह की समस्या आती और अहमदनगर को जीतने के लिए जो मार्ग चाहिए था अकबर को, वो नहीं मिल पाता। तो किया क्या? 1599 में 1599 ईस्वी में अकबर ने खानदेश की राजधानी कौन सी थी? बुरहानपुर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। बुरहानपुर पर अटैक किया, जीत लिया, लेकिन मीरन बहादुर क्या किया? ने अपनी सुरक्षा का प्रबंध असीरगढ़ के किले में किया। कहां पर किया? असीरगढ़ के किले में किया। अकबर ने असीरगढ़ का घेरा डाल दिया और उसके दरवाजे को सोने की चाबियों से खोला। सोने की चाबियों से खोले का मतलब ये नहीं कि सोने की चाबी बनवा के ले गया था और दरवाजे खोल दिया। अभी तो इसका अर्थ यह होता है अकबर ने दिल खोल कर खानदेश के अधिकारियों को रुपए बांटे और उन्हें कपटपूर्ण ढंग से अपनी ओर मिला लिया। सोने की चाबियों से दरवाजा खोलने का, महल का दरवाजा खोलने, किले का दरवाजा खोलने का मतलब यही होता है। समझ रहे हैं? आगे 21 दिसंबर 1600 ईस्वी को मीरन बहादुर ने अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, परंतु अकबर ने अंतिम रूप से इस दुर्ग को अपने कब्जे में 6 जनवरी 1601 ईस्वी में लिया। तो असीरगढ़ की विजय में देखिए कभी कभी 1600 दिया रहता है, कभी 1601 ईस्वी में। तो आप समझो, अगर वो कहता है कि मीरन बहादुर ने आत्मसमर्पण कब किया था, तो 21 दिसंबर 1600 ईस्वी में,
ये दिसंबर है, ठीक है, और ये है 16 जनवरी। और किले पर कब्जा कब किया? 1601 में। इसलिए वहां जब प्रश्न में 1600 और 1601 आता है, तो अगर वो किले पर अधिकार की बात करता है, असीरगढ़ की विजय की बात करता है, तो 1601 सही उत्तर माना जाएगा। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय थी। समझ गए? ये है जो आपका प्रश्न था। मीरन बहादुर के साथ आगे क्या हुआ उस जान लिया जाए। को ग्वालियर के किले में बंदी बनाकर भेज दिया गया। 4000 असुरफियां उसके वार्षिक निर्वाह के लिए निश्चित कर दी गई। इस तरह से खान देश का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया। असीरगढ़ की विजय अकबर की अंतिम विजय को हम लोगों ने समझ लिया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, मुगल काल में गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। गृह विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था मुगल काल में? विकल्प नंबर 1 खाने सामा, नंबर 2 वकील दर, नंबर 3 वाकिया नवीस, नंबर 4 नाजरे बाकुआत। और इसका जो सही उत्तर है खाने सामा है। इसे मीर सामा भी कहा जाता है। आइए इसके बारे में समझ लें। फिर वकील दर क्या है, वाकिया नवीस क्या है, और नाजरे बायुतात क्या है, इसको भी जान लेते हैं। खाने सामा, इसे मीरे सामा भी कहा जाता है। यह बादशाह के गृह विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। उसका कार्य शाही रसोई घर तथा राजमहल की अन्य आवश्यकताओं की व्यवस्था करना। वह शाही परिवार के संपूर्ण व्यय का ब्यौरा रखता था। राजमहल के कर्मचारी उसके नियंत्रण में काम करते थे। मुगल काल में यह पद बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता था। यह देखा गया है प्रायः खाने सामा की वजीर के पद पर नियुक्ति कर दी जाती थी। समझ गए? आगे वकील दर, ये सल्तनत काल में पद था, प्रशासनिक पद था। यह शाही महल और सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। और अकबर के समय में जो प्रधानमंत्री थे उनको वकील कहा जाता था। बैरम खां जो अकबर का संरक्षक रहा है वह वकील के ही पद पर था। वाकिया नवीस समाचार लेखक होता था, समाचार लिखता था, जो राज्य के सारे समाचारों से केंद्र को अवगत कराता था, बादशाह को सब कुछ बताता था। नाजिरे वायुतात शाही कारखानों का अधीक्षक होता। शाही कारखाने होते थे जिसमें वस्तुओं का निर्माण होता था, उसका क्या होता था? अधीक्षक होता था। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर है 65, खाने जहां लोदी का विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ था? नंबर 1 अकबर, नंबर 2 जहांगीर, नंबर 3 शाहजहां, नंबर 4 औरंगजेब। खाने जहां लोदी का विद्रोह किसके समय हुआ था? ये शाहजहां के समय हुआ था। यह विद्रोह हुआ था 1628 से 1633 के बीच। खाने जहां लोदी था कौन, इसको समझा जाए। उसने विद्रोह किया क्यों, इसको समझा जाए, ताकि पूरी कहानी याद रहे। इस तरह का प्रश्न आए हम सही कर लें। तो देखिए, खाने जहां लोदी का विद्रोह 1628 से 1631 तक। इसका नाम था पीर खां। इसे खाने जहां लोदी भी कहा जाते थे। यह एक अफगान था। कौन था? अफगान था। मुगलों से उसे स्वाभाविक घृणा थी, परंतु जहांगीर के शासनकाल में राज्य का एक शक्तिशाली अमीर बन गया था। शाहजहां के विद्रोह के दमन के बाद जब खुर्रम ने, शाहजहां का शुरू का नाम, प्रारंभ का नाम क्या था? खुर्रम था। कि विद्रोह के दमन के बाद गुजरात का गवर्नर नियुक्त किया गया। बाद में नूरजहां के सुझाव पर महावत खां के स्थान पर शहजादा परवेज का संरक्षक नियुक्त किया गया। मतलब महत्वपूर्ण व्यक्ति था कुल मिलाकर के। परवेज की मृत्यु के उपरांत दक्षिण का गवर्नर बना दिया गया। अन्य अफगानों की भांति वह भी अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने की कल्पना किया करता था। जहांगीर की मृत्यु के बाद उसने अपनी इस कल्पना को पूर्ण करने का प्रयास किया। समझ गए क्यों उसने विद्रोह किया था? कारण समझ गए। उसने अहमदनगर के, अब करता क्या है, जिससे जो है
ये समझ में आता है कि उसके तेवर विद्रोही हो रहे हैं। उसने अहमदनगर के सुल्तान निजाम शाह से मैत्री कर ली। बालाघाट का क्षेत्र 3 लाख रुपए में उसके हाथों बेच दिया, अहमदनगर के निजाम के हाथों। समझ रहे हैं। इसके बाद वह मालवा पर आक्रमण की, मालवा पर चढ़ाई की तैयारी करने लगा। शाहजहां अब हुआ क्या था, उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां उधर व्यस्त थे, तो खाने जहां लोदी अपनी गतिविधियों को तेज कर दिए। लेकिन उत्तराधिकार के युद्ध में शाहजहां विजयी हो गया और मुगल सत्ता पर आसीन हो गया। तब उत्तराधिकार के सफल होने के बाद भयभीत होकर खाने जहां ने क्षमा याचना की। शाहजहां ने उसे क्षमा कर दिया और दक्षिण का प्रबंध सौंप दिया। शाहजहां ने उसे बाघाट, जो निजाम को उसने 3 लाख में दिया था, वापस लेने को कहा। खाने जहां ने इस कार्य में ढिलाई की, अतः शाहजहां ने उसे दरबार में बुला लिया और दक्कन की सूबेदारी महावत खां को दे दी। बोला दक्कन की सूबेदारी आपसे ले ली जाती है, आप यहाँ आइए। तो वह जो है दरबार में आया, उसको पहले की तरह उचित सम्मान नहीं मिला। दूसरा, अपनी विद्रोही प्रवृत्ति के कारण वह भाग निकला। शाहजहां ने उसका पीछा करवाया। तो बीच में कई उतार चढ़ाव आए। अंत में बांदा जिले में सिंदोहा, बांदा है उत्तर प्रदेश में, सिंदोहा नामक स्थान पर खाने जहां ने अंतिम युद्ध किया। माधो सिंह के हाथों मारा गया। माधो सिंह ने उसका सिर काट करके शाहजहां के पास भेज दिया। इस तरह 1631 ईस्वी तक खाने जहां का विद्रोह समाप्त हो गया। प्रश्न था किसके समय हुआ था? उत्तर है शाहजहां के समय। समझ गए? आगे चलें। प्रश्न नंबर 66, विलियम नॉरिस के नेतृत्व में एक मिशन व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए किस मुगल शासक के दरबार में उपस्थित हुआ? विकल्प 1 औरंगजेब, विकल्प 2 शाहजहां, विकल्प 3 जहांगीर, विकल्प 4 बहादुर शाह प्रथम। समझ रहे हैं? देखिए, हम लोग अभी तक क्या पढ़ते हैं कि जेम्स प्रथम का जो है दूत विलियम हॉकिंस ना आया, फिर 1615 में टॉमस रो आया। अब यहां प्रश्न है नॉरिस, विलियम नॉरिस किसके समय में आया? तो आया तो औरंगजेब के समय में था। लेकिन अब ये समझना पड़ेगा कि किस कंपनी के लिए, क्योंकि देखे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी प्रारंभ में, वह थी यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट, इस नाम से थी। तो जेम्स प्रथम के जो दोनों दूत आए थे जहांगीर के दरबार में, उसी कंपनी के तहत आए थे। तो अब हमको नॉरिस वाले मामले को समझना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में जो 1688 ईस्वी में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है इंग्लैंड में, उसके बाद जो कंपनियां बनती हैं उसके इतिहास को थोड़ा समझना पड़ेगा, तब इस उत्तर को हम लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आइए, 1688 में इंग्लैंड में हुआ ग्लोरियस रिवॉल्यूशन या रक्तहीन क्रांति हुई। उस क्रांति के बाद राजतंत्र कमजोर होता है, संसद की शक्ति बढ़ती है, व्हिग पार्टी की सरकार बनती है, विलियम तृतीय एवं मेरी संयुक्त रूप से शासन स्थापित करते हैं। व्हिग पार्टी के समर्थकों ने 1688 में एक कंपनी बनाई, न्यू कंपनी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी थी वैसे न्यू कंपनी बनी। फिर हुआ क्या कि 16 जनवरी 1694 को संसद ने एक प्रस्ताव पारित करके इंग्लैंड की समस्त प्रजा को पूर्व के साथ व्यापार करने का अधिकार दिया। इसके 4 वर्ष बाद मतलब 94 से 98 में 1698 में 2 कंपनियां गठित हुई, एक जनरल सोसाइटी और एक इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स। अब देखिए, एक तो पुरानी वाली कंपनी थी, एक न्यू कंपनी बन गई, एक जनरल सोसाइटी बन गई, दूसरा इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट्स बन गई। ये माना जाता है विलियम तृतीय इससे संबद्ध थे।
और यही कंपनी इंग्लिश कंपनी ऑफ मर्चेंट के लिए व्यापारिक सुविधा प्राप्त करने के लिए विलियम नॉरिस औरंगजेब के दरबार में आया, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। आपके प्रश्न का उत्तर यही है। समझ में आया? आगे बढ़े। आगे अब हम लोग समझ ले थोड़ा सा कि इन कंपनियों का विलय कब होता है, विलय होने के बाद कंपनी कौन सी बनती है। उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा जाता है। तीनों कंपनियां प्रतिस्पर्धा में पुरानी कंपनी का मुकाबला नहीं कर पाई, इससे व्यापार में बाधा आने लगी। अंततः तीनों नई कंपनियों का पुरानी कंपनी में विलय का निर्णय लिया गया और 17 से 2 तक केवल न्यू कंपनी का ही विलय पुरानी कंपनी में हो पाया। जनरल सोसाइटी और दूसरी वाली कंपनी अभी तक नहीं मिल पाई थी। फिर गोडोल्फिन के अर्ल के निर्णय के अनुसार 1698 में बनी दोनों कंपनियों का विलय 1708-9 में पुरानी कंपनी में हो गया। फिर उस पुरानी कंपनी का नाम बदल गया। बदल क्या हो गया? यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड। यहाँ लंदन था पुरानी वाली कंपनी में, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। यही 1833 के चार्टर में इसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया गया। समझ गए? इतिहास पता रहेगा तो ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में कोई प्रश्न आएगा तो गलत नहीं होगा। आगे चले। 67 है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान कब प्राप्त हुआ। विकल्प नंबर 1 1632 में, 2 1651 में, 3 1668 में, 4 1717 में। ये 1632 है। 1717 में तो कंपनी को मैग्ना कार्टा मिला था फर्रुखशियर से। 1632 की बात कर रहे हैं, सुनहरा फरमान, और ये मिला था गोलकुंडा के सुल्तान से। इसको देख लेते हैं। 1632 में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से व्यापारिक सुविधाएं तो सुनहरा फरमान, गोल्डन फरमान प्राप्त किया। इस फरमान द्वारा अंग्रेजों ने 500 पैगोड़ा वार्षिक कर देने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया। 1634 में एक अन्य फरमान द्वारा इसको दोहरा दिया गया। अभी तक हुआ क्या था? 1632 के पहले तक किसी राज्य ने ईस्ट इंडिया कंपनी को या अंग्रेजों को व्यापारिक एकाधिकार नहीं दिया था, और 1932 में गोलकुंडा के सुल्तान के फरमान के द्वारा व्यापारिक एकाधिकार मिला था, जो उनका भविष्य सुनहरा करने वाला था, जिससे अधिक से अधिक सोना प्राप्त करने वाले थे। इसीलिए इस फरमान को कहते हैं सुनहरा फरमान, सुनहरा फरमान या गोल्डन फरमान। समझ में आया? चलिए आगे है, मराठा शक्ति के संस्थापक शिवाजी का जन्म हुआ था रायगढ़ के दुर्ग में। विकल्प नंबर 2 शिवनेर के दुर्ग में, विकल्प नंबर 3 पुरंदर के दुर्ग में, विकल्प नंबर 4 तोरण के दुर्ग में। तो सही उत्तर क्या है? शिवनेर के दुर्ग में। कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। आइए देख लेते हैं। 20 अप्रैल 1627 ईस्वी में पूना के निकट शिवनेर के दुर्ग में शिवाजी का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था? शाहजी भोसले। माता का नाम क्या था? जीजाभाई ना। और उनके जो संरक्षक थे दादा कोंडदेव ना। शिवाजी ने हिंदू पद पातशाही अंगीकार किया, गाय तथा ब्राह्मणों की रक्षा का व्रत लिया और हिंदू धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की। सर्वप्रथम शिवाजी ने 1643 ईस्वी में बीजापुर के सिंहगढ़ के किले पर अधिकार किया। तत्पश्चात 1646 ईस्वी में तोरण पर अधिकार कर लिया। एक बार प्रश्न आया था कि वह कौन सी तिथि है, तारीख है जिससे शिवाजी का उदय हुआ, उसको अनुरेखित करिए। उसमें विकल्प में था 1644 ईस्वी। 43 के बाद से वो उत्तरोत्तर आगे बढ़ते गए। आइए
1656 तक शिवाजी ने चाकन, पुरंदर, बारामती, सुपा, तिकोना, लोहगढ़ आदि किलों पर अधिकार कर लिया। 1656 में शिवाजी के महत्वपूर्ण विजय जावली की थी, जिसे चंद्रराव मौर्य की हत्या करके विजित किया था। अप्रैल 1656 में शिवाजी ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। ये है शिवाजी के जन्म वाला जो क्वेश्चन था, शिवनेर का दुर्ग था, लेकिन ये चीजें हमको पता होनी चाहिए। आगे प्रश्न है, मराठा छत्रपति शिवाजी का सर्वप्रथम मुगल सेना से संघर्ष हुआ। नंबर 1 1656 में, 2 1657 में, 3 1659 में, 4 1663 में। इसका सही उत्तर क्या है? शिवाजी का जो मुकाबला हुआ था औरंगजेब से, वह इसलिए हुआ था कि शिवाजी बीजापुर की ओर से मुगल सेना के विरुद्ध में लड़े थे। किसकी ओर से? बीजापुर की ओर से। तो आइए इसको देख लेते हैं। 1657 में शिवाजी की पहली बार मुकाबला मुगलों से हुआ, जब वह बीजापुर की तरफ से मुगलों से लड़े। औरंगजेब अपने प्रांत की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित कल्याणी का घेरा डाले हुआ था, तो शिवाजी ने मुगल प्रांत के दक्षिण पश्चिमी भाग पर आक्रमण कर दिया, जुन्नार को लूटा, कोंकण को विजित किया। ये है ना आपके प्रश्न का उत्तर। औरंगजेब इससे अत्यधिक क्रोधित हो गया, कुपित हो गया, किंतु उसी समय हुआ उसे पता चला कि शाहजहां अस्वस्थ हो गए हैं, तो उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हुआ। उत्तराधिकार के संघर्ष में भाग लेने हेतु उसे उत्तर भारत जाना पड़ा। इस कारण उसने बीजापुर से संधि कर ली। शिवाजी ने भी मुगलों के प्रति कृतज्ञ रहने का प्रण करते हुए क्षमा याचना की, जिसे औरंगजेब ने स्थिति को देखते हुए स्वीकार कर लिया। न शिवाजी की हानि हुई, न मुगलों की हानि हुई, न बीजापुर की हानि हुई। इस तरह से हमको यहाँ पर याद करना है कि 1657 में शिवाजी की पहली बार जो है मुगलों के विरुद्ध लड़ाई हुई थी। वह इसलिए हुई थी कि बीजापुर और मुगलों का संघर्ष चल रहा था और शिवाजी बीजापुर के साथ में थे। आगे चलते हैं। मराठा प्रशासन में अमात्य या मजमुआदार का प्रमुख कार्य था। नंबर 1 कृषि से संबंधित, नंबर 2 विदेश विभाग संबंधित, नंबर 3 राजस्व से संबंधित, नंबर 4 सैन्य से संबंधित। अमात्य मजमुआदार ना, तो अष्टप्रधान सुना होगा मराठा प्रशासन में। तो अष्टप्रधान में जो 8 अधिकारी हैं या 8 मंत्री हैं, उन्हीं में से एक है आमत्य मजमुआदार, जो वित्त और राजस्व से संबंधित मामले देखा करता था। तो ये है विकल्प नंबर 3 सही है, राजस्व से संबंधित। लेकिन देखिए परीक्षाओं में अष्टप्रधान से अक्सर क्वेश्चन आता रहता है, इसलिए एक बार हम लोग तेजी से अष्टप्रधान है क्या, उसमें जो 8 हैं उनके काम क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं, ताकि अगर प्रश्न परीक्षा में आता है तो हम सही कर लें। आए अष्टप्रधान शासन का वास्तविक संचालन करने वाले मंत्री थे, जिनका कार्य राजा को परामर्श देना मात्र था। राजा परामर्श मानता है कि नहीं मानता है, राजा पर निर्भर करता था। इसे किसी भी अर्थ में मंत्रिमंडल नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक मंत्री राजा के प्रति उत्तरदायी था तथा उसके सचिव के रूप में कार्य करता था। सामान्यतः मंत्रियों का कार्य शिवाजी के निर्देशों का पालन करना और अपने विभागों की निगरानी करना था। समझ गए? अब जो 8 हैं अष्टप्रधान, उनमें पहला है पेशवा अथवा मुख्य प्रधान, इसको प्रधानमंत्री भी कहते हैं। संपूर्ण प्रशासन की देखभाल, राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल, सरकारी पत्रों तथा दस्तावेजों पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था। राजा के नीचे, राजा जहां पर मुहर लगाते थे उसके नीचे अगर किसी की मुहर लगती थी तो पेशवा या मुख्य प्रधान की होती है। बाद में मराठा काल में या उत्तर मराठा काल में पेशवा प्रमुख हो जाता है, जिसको
आप लोग बालाजी बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम, इन सब के रूप में देखते हैं। दूसरा है अमात्य मजमुआदार, यही प्रश्न था आपका ना, वित्त एवं राजस्व संबंधी, राजस्व मंत्री था। वाकिया नबी से मंत्री, राजा के दैनिक कार्यों तथा दरबार की प्रतिदिन की कार्रवाई का विवरण रखना, वर्तमान गृह मंत्री की तरह था। सुरू नबी से सचिव, राज्य की पत्र व्यवहार का कार्य देखना तथा परगनों के हिसाब की जांच करना। दबीर या सुमंत विदेश मंत्री के थे, वैदेशिक मामले देखता था। सेनापति या सरे नौबत, याद रखना चाहिए, सेना की भर्ती, संगठन, रसद का प्रबंध करता था। पंडित राव सातवां है, विद्वानों धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाना था। न्यायाधीश राजा के बाद मुख्य न्यायाधीश होता था, सबसे बड़ा न्यायाधीश राजा होता था, उसके बाद न्यायाधीश होता था। राज्य के समस्त दीवानी और फौजदारी मामले इसके अधिकार में आते थे। समझ रहे हैं? अब आइए एक महत्वपूर्ण बात को समझा जाए। सेनापति के अतिरिक्त सभी प्रायः ब्राह्मण होते थे। सेनापति को छोड़ करके शेष 7 जो है क्या होते थे? ब्राह्मण होते थे। पंडित राव और न्यायाधीश के अतिरिक्त सभी को अवसर आने पर सेना का नेतृत्व करना पड़ता था। समझ गए? पंडित राव और न्यायाधीश को छोड़ दीजिए, उसके बाद जो शेष 6 बचते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो सेना का नेतृत्व भी करना पड़ता था। और प्रत्येक मंत्री अधीन 8 अधिकारियों का कार्यालय होता था, जो उनके आधिकारिक कार्यों के निष्पादन में सहयोग करता था। इसको हम जान लें क्योंकि पूछेगा। दीवान, उनके दीवान सचिव का काम करते थे। मजूमदार लेखा परीक्षक एवं लेखाकार थे। फड़निस उपलेखा परीक्षक थे। सबनिस कार्यालय प्रभारी थे। चिटनिस पत्राचार लिपिक थे। कारखानिस रसद अधिकारी थे। जमादार खजांची थे। पोर्टनिस रोकड़िया थे। इन 8 को जानेंगे क्योंकि एक और दीवान, मजूमदार, फड़निस, चिटनिस दे देगा, दूसरी ओर कहेगा मिलाइए इनके कार्य क्या है। समझ गए? आगे चलें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। 1761 में हुए पानीपत के तृतीय युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच हुए? अभी तक हम लोगों ने जो 2000 और 2002 के प्रश्न किए, पानीपत का कोई न कोई युद्ध उसमें आया था। हम लोगों ने पहले पानीपत के तृतीय युद्ध को डिटेल में देखा था। अब इसमें देखिए विकल्प है मराठे और मुगल, मराठे और नादिर शाह, तीसरा विकल्प मराठे और अहमद शाह अब्दाली, चौथा है मराठे और जाट। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है। देखिए मराठे और अब्दाली हैं, तो आइए देख लेते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 14 जनवरी 1761 में। पहला कब हुआ था? 1526 में। दूसरा कब हुआ था? 1556 में। तीसरा कब हुआ? 1761 में। किसके किसके बीच हुआ, इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। अब इस पर करते हैं तेजी से। बालाजी बाजीराव के समय हुआ। मराठे हिंदू पदशाही की भावना से प्रेरित होकर दिल्ली पर प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। इस कारण मराठों ने अहमद शाह अब्दाली द्वारा दिल्ली में की गई व्यवस्था में हस्तक्षेप किया। हुआ क्या? मार्च 1778 में रघुनाथ राव दिल्ली पहुंचे। उसने दिल्ली में मीर बख्शी, जिसको अहमद शाह अब्दाली ने बनाया था, नजीरुद्दौला को निकाल दिया। पंजाब को लूटने के पश्चात वहां पर अदीना बेग को क्या बनाया? गवर्नर नियुक्त किया। इस घटनाक्रम से नाराज मराठों पर सबक देने हेतु अब्दाली ने भारत पर 5वीं बार आक्रमण किया। अब्दाली ने कुल कितनी बार किया है बताइए? अब अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार आक्रमण किया है ना, और ये जो 5वीं बार आक्रमण किया था उसी में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। इस युद्ध से पेशवा बालाजी बाजीराव का नाबालिग बेटा विश्वास राव नेतृत्व कर रहा था, परंतु वास्तविक सेनापति उसका चचेरा भाई सदाशिव भाऊ था। इस पर प्रश्न बने हैं। युद्ध के बीच में ही मल्हार राव होलकर मैदान छोड़कर भाग गया। प्रश्न बनेगा कौन मैदान छोड़कर भाग गया? तो मल्हार राव होलकर।
इब्राहिम गारदी तोपखाने से अब्दाली की सेना को बहुत हानि पहुंचाई। कई बार पूछा गया तो वह मुस्लिम शासक कौन था जो पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों के साथ लड़ा था? तो इब्राहिम गारदी था। पूछा गया है तृतीय युद्ध में तोपखाना कौन देख रहा था? इब्राहिम गारदी पर क्वेश्चन बने हुए हैं। परंतु शाम तक संपूर्ण मराठा सेना भाग गई अथवा कत्ल कर दी गई। पेशवा का ज्येष्ठ पुत्र विश्वासराव, सदाशिवराव, जसवंतराव पवार, तुकोजी सिंधिया युद्ध में मारे गए। इब्राहिम गारदी, जनकोजी सिंधिया बाद में कत्ल कर दिए गए। पानीपत के तृतीय युद्ध के प्रत्यक्षदर्शी काशी राज पंडित के शब्दों में पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों के लिए प्रलयकारी सिद्ध हुआ। तो तृतीय युद्ध किस किसके बीच हुआ था और क्या घटनाक्रम हुआ था उसको हम लोगों ने समझ लिया। आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर है 72। बंगाल में ब्लैक होल की घटना 1756 किस नवाब के समय हुई थी? नंबर 1 अलीवर्दी खान, नंबर 2 सुजाउद्दीन, नंबर 3 मीर कासिम, नंबर 4 सिराजुद्दौला। तो सही उत्तर क्या है? सिराजुद्दौला है। तो अब ब्लैक होल की ट्रेजेडी जिसको हालवेल ने जिस घटना को बढ़ाया था उसको, उस पूरी कहानी को समझ लिया जाए। हम लोगों ने एक बार इस कहानी को, जो प्रश्न आया था 2002 में कि कलकत्ता पर अंग्रेजों ने पुनः अधिकार कब किया है, उसमें उस कहानी को पूरा समझे थे। उसी को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। हुआ क्या था? 1756 में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध हुआ, 1756 से 1763 तक। इस युद्ध में उसमें फ्रांस, दूसरे में इंग्लैंड था। अब हुआ क्या कि उस युद्ध के कारण जो है अंग्रेजों ने कलकत्ता में और फ्रांसीसियों ने चंद्रगढ़ में किलाबंदी प्रारंभ कर दी। शासक किसका था? नवाब सिराजुद्दौला। किलाबंदी कौन कर रहे थे? अंग्रेज और फ्रांसीसी। नवाब के मना करने फ्रांसीसी मान गए कि तो अंग्रेज नहीं माने, एक बात। दूसरा, इनकी मौसी थी नवाब सिराजुद्दौला, घसीटी बेगम के खजाने के छिपाने का आरोपी राजबल्लभ तथा उसका पुत्र कृष्ण बल्लभ सिराजुद्दौला के न्याय से भागकर कलकत्ता में छिप गए थे। नवाब ने उसे वापस मांगा तो अंग्रेजों ने वापस करने से मना कर दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज गुप्त रूप से सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदी पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को भी सिराजुद्दौला के विरुद्ध भड़का रहे थे। उपरोक्त कारणों से सिराजुद्दौला ने 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया। अंग्रेजों ने भयभीत होकर आत्मसमर्पण कर दिया। कासिम बाजार की मामला है। इसके पश्चात सिराज ने 16 जून 1756 को कलकत्ता पर आक्रमण किया। उसकी विशाल सेना देखकर फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचन भागकर फुल्टा द्वीप में शरण लिए। फुल्टा बहुत सुरक्षित द्वीप था क्योंकि वहां पर हाई टाइड आता है और हाई टाइड जिनके पास नौसेना होगी वही वहां तक पीछा करते हुए जाएगा, इसलिए वो सुरक्षित स्थान पर भाग गए। हालवेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने नवाब की सेना का सामना किया किंतु पराजित हुए और 20 जून को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। कब किया? 20 जून को। 20 जून 1756 को नवाब ने कलकत्ता का नाम अलीनगर रख दिया। यहीं पर ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना हुई थी। 20 जून की बात चल रही है। कलकत्ता की काल कोठरी दुर्घटना का विवरण J.Z. हालवेल ने अपनी पुस्तक एलाइव द वंडर में दिया। उनके अनुसार 146 अंग्रेज कैदियों को आपके आदेशानुसार 18 फीट लंबी 14 फीट 10 इंच चौड़ी एक अंधेरी गुफा में 20 जून 1756 की रात को बंद कर दिया गया। एक बार प्रश्न है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 21 जून, 20 जून, 19 जून 1756।
तो याद कर लीजिए 20 जून 1756 को बंद कर दिया। 146 लोग बंद किए गए थे, 123 व्यक्ति दम घुटने से मर गए, केवल 23 व्यक्ति शेष बचे जिन्हें नवाब ने मुक्त कर दिया। अंग्रेजों ने इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया, क्योंकि अंग्रेज जब सिराजुद्दौला के विरुद्ध हो गए तो उस पर कई तरह का आक्षेप लगाए। इसमें सबसे बड़ा आक्षेप था कि उन्होंने जो है अंग्रेजों को एक छोटे से जो है कैद खाने में कैद करके मार डाला है, इसलिए हमें सिराजुद्दौला के विरोध में रहना है, उसको पराजित करना है। अब आइए, कलकत्ता पर अधिकार का समाचार जब मद्रास ना पहुंचा तो अंग्रेजों मद्रास से एक नौसेना और एक पैदल सेना, नौसेना एडमिरल वाटसन और पैदल सेना कर्नल क्लाइव के नेतृत्व में कलकत्ता में भेजी गई। क्लाइव ने 2 जून 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया ना। जो प्रश्न पूछा गया था 2002 में पुनः अधिकार कब किया, तो उसका सही उत्तर है 2 जनवरी 1757 कर लिया। सिराज ने विवश होकर क्लाइव से 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि कर ली। अलीनगर की संधि की तारीख क्या है, 9 फरवरी 1757। कलकत्ता पर अधिकार है 2 जनवरी 1757। अलीनगर की संधि में क्लाइव की वह सभी मंशा पूरी हो गई, लेकिन अब अंग्रेज आक्रांता थे, अतः उन लोगों ने 1757 में प्लासी के युद्ध लड़ा और सिराजुद्दौला को पराजित किया। वो घटनाक्रम हम लोग किसी न किसी प्रश्न में चर्चा कर लेंगे। आगे चलें। अवध राज्य का अंतिम नवाब था आसफुद्दौला, विकल्प नंबर सआदत अली खां, विकल्प नंबर 3 गाजीउद्दीन हैदर अली खां, विकल्प नंबर 4 वाजिद अली खां या वाजिद अली शाह। तो सही उत्तर क्या है, वाजिद अली शाह है। आइए देखते हैं। वाजिद अली शाह 1847 से 1856 तक अवध का अंतिम नवाब था। हुआ क्या था सबको पता है, डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत कुशासन का आरोप लगाया था। तो रिपोर्ट किसकी थी, 1854 में आउटरम की रिपोर्ट सौंपी गई, जिसको आधार बनाकर कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने 4 फरवरी 1856 को अवध राज्य को हड़प लिया। वाजिद अली शाह को पेंशन देकर निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया। इसके बाद उनके पुत्र बेगिस कादिर को उनकी माता बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 में नवाब घोषित करके 1857 के विद्रोह की शुरुआत की ना। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत अली ने भाग लिया था। तो ये है 4 जून 1857 में। ये तो हो गया हम लोग प्रश्न का उत्तर। वाजिद अली शाह के संबंध और प्रश्न पूछे जाते हैं। एक संगीत विधा है, ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। अवध के नवाब वाजिद अली शाह ठुमरी के जन्मदाता माने जाते हैं। कहा जाता है जब अंग्रेजों ने अवध पर कब्जा करके वजीर अली को निर्वासित किया, तब उन्होंने एक ठुमरी गाते हुए अवध को अलविदा कहा था। वह ठुमरी थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। कौन सी ठुमरी थी, बाबुल मोरा नैहर छूटो जाए। तो वाजिद अली शाह के संबंध में हम लोगों ने महत्वपूर्ण बातें जान ली हैं। अगर संख्या 74 है। अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का है कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। विकल्प नंबर 1 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, विकल्प नंबर 2 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, चौथा है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। वेलेस्ली का है ना, तो किससे संबंधित है, तो यह चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है। इसकी पृष्ठभूमि और कारण समझ लेते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1799। देखो परीक्षाओं में चारों आंग्ल मैसूर युद्ध से कुछ न कुछ पूछ लेता है कि मैसूर की ओर से कौन सा लड़ा था, उधर गवर्नर या गवर्नर जनरल कौन था।
तो उस पर हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे। 1799 में लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। इस कारण 1799 में वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी। अब युद्ध की घोषणा पूरी तैयारी के साथ किया। पूरब से जनरल हैरिस व कर्नल वेलेजली, पश्चिम से जनरल स्टुअर्ट ने आक्रमण किया। स्टुअर्ट ने सदासीर के युद्ध और हैरिस ने मलाली के युद्ध में टीपू को हरा दिया। अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम को घेर लिया, राजधानी थी। टीपू दुर्ग के द्वार पर लड़ते हुए मारा गया। समझ रहे हैं? 1799 में अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम अधिकार कर लिया। उसके परिवार के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर दिया गया और राज्य का विभाजन कर दिया गया। कैसे किया गया? कनारा, कोयम्बटूर, दारापुरम और श्रीरंगपट्टनम के भूक्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हुए। गुटी, गुरमकोंड, चित्तुलदुर्ग का कुछ भाग निजाम को दिया गया। जो प्रदेश मराठों को देने थे उन्हें भी निजाम तथा अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया, क्योंकि मराठों ने उसे लेने से इनकार कर दिया था। ये महत्वपूर्ण एक बात है। मैसूर के राजा अडियार वंश या वाडियार वंश के चामराज के अल्पवयस्क पुत्र कृष्णराज को गद्दी पर बैठा दिया गया। समझ गए? इसी युद्ध की सफलता के बाद वेलेजली ने दम भरे शब्दों में कहा था, अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। यही था ना प्रश्न? यहीं से कथन था। मैसूर के जीतने की खुशी में आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने वेलेजली को मार्विक्स ऑफ वेलेजली की उपाधि प्रदान की। मार्विक्स ऑफ वेलेजली की उपाधि आयरलैंड के लॉर्ड समाज ने दिया था। अब समझ लीजिए उसकी इस उपलब्धि को कितना महत्व दिया जा रहा था। अब देखिए हम लोग जो चारों अंग मराठा युद्ध हुए हैं तो उसमें देखिए तारीख समझ लेते हैं। डेट पूछता है, कभी कभी पूछता है मैसूर के ओर से कौन किया था नेतृत्व, फिर बंगाल के गवर्नर कौन थे, उसमें संधि कौन सी हुई तो उसका सन पूछता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 तक मैसूर के सुल्तान थे हैदर अली, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड बेरेलसट और इसकी समाप्ति हुई थी मद्रास की संधि जो हुई थी 1769 में। अब द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 हैदर अली प्रारंभ थे, बाद में टीपू सुल्तान भी इससे जुड़ते हैं हैदर अली की मृत्यु के बाद, और गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग। और 1784 में मंगलौर की संधि हुई थी, उससे यह युद्ध समाप्त हुआ था। आते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 से 1792 में हुआ था। मैसूर के सुल्तान थे टीपू सुल्तान, बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। अब उसके बाद है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1799 में। टीपू सुल्तान और बंगाल के गवर्नर थे लॉर्ड वेलेजली। इसी के बाद जो है अभी हम लोगों ने पढ़ा टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है और मैसूर सहायक संधि को स्वीकार करता है ना। क्वेश्चन नंबर 75 है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में लागू अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के साथ किस गवर्नर जनरल का नाम जुड़ा है? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग पहला विकल्प है, दूसरा है लॉर्ड वेलेजली, तीसरा है लॉर्ड कॉर्नवालिस, चौथा है सर जॉन शोर। प्रश्न क्या है? अस्थाई बंदोबस्त। तो इसमें सही उत्तर क्या है? तीसरा वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो अंग्रेजों ने जो है भारत में भू राजस्व की वसूली के लिए
3 तरह की भूधृत पद्धतियां लागू की, उनको हम लोग देख लेते हैं। यह भी देख लेते हैं कि भारत के कितने कितने भागों पर थी और किस किस ने उसको प्रारंभ किया। आइए, भारत में अंग्रेजों ने 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक में भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त अर्थात जमींदारी व्यवस्था प्रचलित थी, जो समस्त भूमि का 19% भाग पर थी। और इसको 1793 में गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस ने प्रारंभ किया। यही प्रश्न था ना। इसमें देखिए याद करना है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी पश्चिमी प्रांत के बनारस खंड और उत्तरी कर्नाटक याद करना है कितने भाग पर थी। 19 पे किसने प्रारंभ किया? कॉर्नवालिस ने। दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी थी, जो बंबई, मद्रास क्षेत्र के अधिकतर भागों, पूर्वी बंगाल, असम, कुर्ग में थी। यह अंग्रेजी को भूभाग 51% भाग में थी। इस व्यवस्था के जनक को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। मुनरो, रीड और मुनरो की व्यवस्था है। तीसरी व्यवस्था महलवाड़ी थी, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत एवं पंजाब में प्रचलित थी, जो समस्त भूमि का 30% भाग पर थी। महलवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 में हार्ट मैकेंजी ने किया था, जिसे मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन ने क्रोनित किया। इसीलिए मार्टिन बर्ड को उत्तर भारत में भूमि व्यवस्था के जनक माना जाता है। उन्होंने मानचित्रों इन सब के माध्यम से भूमि का सर्वेक्षण करवाया था। तो एक इसमें से 3-4 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोगों ने कर ली है। अब थोड़ा हम लोग अस्थायी बंदोबस्त के बारे में समझ लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त आने से पहले क्या व्यवस्था थी? क्योंकि हमको पता है बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी मिलती है, तो ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था 1765 में बंगाल में द्वैध शासन लागू करने के साथ ही प्रारंभ हो गई। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कर संग्रह के अधिकार ऊंची बोली वाले के लिए 5 वर्ष के लिए नीलाम कर दिया। इसे पंचसाला व्यवस्था की गई। पंचसाला बंदोबस्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। वारेन हेस्टिंग्स ने फिर वही 77 में इस व्यवस्था को 1 वर्षीय बंदोबस्त में तब्दील कर दिया। अब 5 साल के लिए व्यवस्था ना करके 1 साल के लिए व्यवस्था की जाएगी। 1784 में पता है पिट का इंडिया एक्ट आया था। इसमें कहा गया कि एक अस्थायी रूप से भू व्यवस्था करिए ताकि हमका राजस्व स्थिर हो जाए ना, अस्थायी रूप से राजस्व मिलता रहे। 1786 में कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना, तो उसने भू राजस्व व्यवस्था की समस्या को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया। बोर्ड के सदस्य जॉन शोर और चार्ल्स जेम्स ग्रांट भी किसी खास निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए, किंतु लंबे सोच विचार के बाद कॉर्नवालिस ने भू राजस्व की एक नई व्यवस्था बंगाल में लागू की। कॉर्नवालिस की भूमि व्यवस्था में जमींदारों को लगान वसूल करने का अधिकार दिया गया। 1790 में लगान के स्थान पर 10 वर्ष के लिए लगान वसूल 1790 में 10 वर्ष की व्यवस्था की गई। फिर इस व्यवस्था को 22 मार्च 1793 में अस्थायी कर दिया गया। कॉर्नवालिस ने 1790 में कहा था 10 वर्ष के लिए व्यवस्था है, लेकिन 93 में ही उसने अस्थायी कर दिया। इसी व्यवस्था को परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त, इस्तमरारी बंदोबस्त, जमींदारी व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था कहा जाता है। समझ रहे हैं? जो इस प्रकार है, जमींदारों को भूस्वामी मान लिया गया, भूमि पर उनका पैतृक अधिकार हो गया। पैतृक अधिकार का मतलब हुआ अगर जमींदार मर जाता है तो उसके जो सक्सेसर होंगे वो लोग जो है भूमि कर को देंगे, भूमि पर उनका दावा माना जाएगा। उस समय तक उन्हें उनकी भूमि से पृथक नहीं किया जा सकता जब तक वे अपना निश्चित लगान सरकार को देते रहें। जमींदारों के लिए एक सनसेट लॉ लाया गया, सूर्यास्त कानून, जिसके अनुसार पूर्व निर्धारित तिथि के सूर्यास्त तक जमींदारों ने सरकार को लगान नहीं दिया तो उनके विरुद्ध
कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें भूस्वामी से वंचित कर भूमि को नीलाम कर दिया जाएगा। जमींदारों को लगान का जितना लगान वसूलेंगे उसका 10/11 भाग जमींदार लेंगे और 1/11 भाग कौन लेगा? सरकार के खजाने में जाएगा। इसका मतलब जितनी लगान वसूली होगी उसमें से 11% जमींदारों के पास और 89% सरकार के पास जाएगी। जागीरदारी व्यवस्था या स्थायी बंदोबस्त बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका परिणाम के बारे में आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में यदा कदा पूछा जाता रहता है। आगे चलें। 76 हथकरघा उन्नयन के क्षेत्र में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? नंबर 1 विकल्प महात्मा गांधी, नंबर 2 है NM जोशी, नंबर 3 है दादा भाई नौरोजी, नंबर 4 है पारसी कावस जी नाना भाई दाभार। इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। आइए देख लेते हैं। हथकरघा उद्योग को पुनर्जीवित करने का प्रथम प्रयास कांग्रेस और महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी जी ने हथकरघा विकास के लिए ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन का गठन 22 सितंबर 1925 को पंजाब के जालंधर जिले के आदमपुर में किया। समझ गए? इस संगठन को पहले अखिल भारतीय चरखा संघ के नाम से जाना। अखिल भारतीय जो चरखा संघ था उसी को 1925 में ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन में तब्दील कर दिया गया। और ये तो आपका प्रश्न हो गया। और चीजें जान लीजिए। 14 दिसंबर 1934 को वर्धा में महिला आश्रम था ना, उसके ऊपरी कमरे में ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों का उन्नयन करना था। इसके पहले अध्यक्ष कृष्णदास जाजू को बनाया गया। इंपॉर्टेंट है। इस संघ के, ये चरखा संघ जो नहीं, ऑल इंडिया विलेज इंडस्ट्री एसोसिएशन था, एक बोर्ड बनाया गया। इस बोर्ड में डॉक्टर CV रमन वैज्ञानिक, JC बोस, रविन्द्रनाथ टैगोर, GD बिरला जैसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेताओं को सम्मिलित किया गया। आप समझिए ये ग्रामोद्योग के लिए कितना बड़ा काम गांधी जी के समय में प्रारंभ किया गया था। आगे चलें। 77 है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया? विकल्प नंबर 1 है लॉर्ड लिटन, नंबर 2 है लॉर्ड डफरिन, नंबर 3 है लॉर्ड रिपन, चौथा क्या है? लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ये कह रहा है कि समाप्त किया ना। समाप्त तो किसने किया था? रिपन ने सही उत्तर है। प्रारंभ किसने किया था? लिटन ने किया था ना, 1878 में किया था और 1882 में इन्होंने समाप्त किया था। तो अब ये समझ लें कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा में समाचार पत्र अधिनियम क्यों आया था, उन सब पर हम चर्चा कर लेते हैं। देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878। अब हुआ 1857 का विद्रोह के बाद देसी समाचार पत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। वे अधिक मुखर होकर सरकार की आलोचना करने लगे। इसी समय लॉर्ड लिटन आया। 1878 से 1880 तक भारत का वायसराय बना। उसकी साम्राज्यवादी नीति, समझ रहे हैं, उस समय एक भीषण अकाल पड़ा 78 से 80 तक। लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। उस मृत्यु के बावजूद उसने क्या किया? दिल्ली में 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया और अत्यधिक धन का अपव्यय किया। भारतीय समाचार पत्रों ने उसके इस अपव्यय की, उसकी नीतियों की जमकर आलोचना की। इससे हुआ क्या? जनता तक मुद्दा पहुंचा और जनता में असंतोष बढ़ा। दूसरा, लिटन ने अनुभव किया करता है कि जो यह अशांति है, जनता में असंतोष बढ़ रहा है, वह कुछ लोगों की उदारवादी नीतियों के कारण है, मैकाले और मेटकाफ की नीतियों कारण है।
अतः इन सभी भावनाओं को दबाने का प्रयत्न उसने किया। मेटकाफ मैकाले लोगों ने बहुत अधिक लोगों को छूट दे दी है, इस कारण से असंतोष बाहर आ रहा है। उस असंतोष को दमित करने के लिए, दमन करने के लिए उसने, लिटन ने 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया। यही प्रश्न ये है, जारी किया। इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि मजिस्ट्रेट भारतीय समाचार पत्रों, इस लाइन अंडरलाइन के, भारतीय समाचार पत्रों के संपादकों से या तो बांड लिखवा लें कि वह आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित नहीं करेंगे, या छपने से पूर्व निरीक्षण के लिए प्रस्तुत प्रमाण पत्र पेश करें, मतलब प्री सेंसरशिप होगी। मजिस्ट्रेट का निर्णय अंतिम होगा, उसके बाद अपील करने का कोई अधिकार नहीं होगा। समझ रहे हैं? भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों ने इस एक्ट का विरोध किया, परंतु पायनियर ने इसका पूर्ण समर्थन किया। समझ रहे हैं? एक पूछा जा सकता है ना कि समाचार पत्र ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला गैंगिंग एक्ट कहा गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इसे आकाश से होने वाला वज्रपात, ब्लू फ्रॉम बोल्ट कहा। किसने? एस.एन. बनर्जी ने। भारतीय परिषद के एक सदस्य अर्शकिन के अनुसार यह अधिनियम विपरीतगामी, असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक कदम है। इससे भारत का विकास नहीं होगा, अपितु विनाश होगा। इस अधिनियम का सबसे घिनौना पक्ष क्या था? समझ रहे हैं? यह देसी भाषा तथा अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों में भेदभाव करता था। दूसरा, अपील, इसमें अपराधी को अपील करने का अधिकार नहीं था। जो नियम लगाया था वह देसी भाषा के समाचार पत्रों पर लगाया था, अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों पर नहीं लगाया था। दूसरा, अगर एक बार मजिस्ट्रेट ने निर्णय ले लिया कि समाचार पत्र बंद करना है तो बंद कर दिया जाएगा, अपील का कोई अधिकार नहीं था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर जैसे अनेक समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। भारतीय राष्ट्रवादियों ने इस कानून का जमकर विरोध किया। इस मुद्दे को लेकर कलकत्ता के टाउन हॉल में एक विशाल सार्वजनिक सभा हुई। किसी सार्वजनिक मुद्दे को लेकर यह पहला बड़ा विरोध प्रदर्शन था। महत्वपूर्ण बात है, इस कानून से बचने के लिए अंग्रेजी तथा बंगला में प्रकाशित होने वाली अमृत बाजार पत्रिका रातों रात केवल अंग्रेजी संस्करण में बदल गया। ये मुख्य रूप से अमृत बाजार पत्रिका के लिए आया था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर छाप रहा था, और ये बंगला में और अंग्रेजी में छपता था। इसने क्या किया? रातों रात अपने को बंगला संस्करण से अंग्रेजी संस्करण परिवर्तित कर लिया। इससे अंग्रेज नौकरशाही हतप्रभ रह गई, बहुचक्की रह गई। यह अधिनियम अपने उद्देश्य में सफल रहा, क्योंकि भारतीय समाचार पत्रों की भाषा तथा प्रवृत्ति दोनों हल्की हो गई। अब प्रायः इन समाचार पत्रों में अंग्रेजी भाषा के पत्रों से लेख उधार लिए जाते थे। इसके बाद आए नए भारत सचिव लॉर्ड क्रेनबुक ने इस अधिनियम में जो प्री सेंसरशिप थी कि पहले उसको दिखाया जाए कि धारा का विरोध किया। उसका विरोध उनका कारण था कि सभी प्रत्यक्षक भारतीय रखने पड़ेंगे, समाचार पत्रों के एक प्रकार से पुनः संपादित करना पड़ेगा। एवं सितंबर 1778 में प्री सेंसरशिप की धारा को हटा दिया गया। बाद लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया और भारतीय समाचार पत्रों को अंग्रेजी समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी गई। चाहे देसी भाषा में छपे चाहे अंग्रेजी भाषा में छपे, सभी समाचार पत्रों के अधिकार समान हैं। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित पुस्तकों और लेखकों के युग्म से कौन सत्य नहीं है? ठीक, बी.डी. सावरकर की किताब का है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, एस.एन. सेन 1857 बुक का नाम, अशोक मेहता सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनी। सभी सत्य हैं, सभी सत्य नहीं है।
इसमें जो है ए गलत है। सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी एस बी चौधरी की किताब है। किसकी किताब है? एस बी चौधरी की है। तो हम लोग जो है जो भारतीय 1857 के विद्रोह पर किताब लिखे हैं उनको एक टेबल के माध्यम से देख लेते हैं। आरसी मजूमदार की किताब है द सिपाही म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 ना। एस एन सेन की किताब है 1857। एस बी चौधरी की किताब है थ्योरीज ऑफ इंडियन म्यूटिनी 1857, सिविल रिवेलियन इन इंडियन म्यूटिनी 1857 और 59 ना, यही था ना। पीसी जोशी की किताब है रिवेलियन 1857। बीडी सावरकर की किताब है इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो परीक्षा उसमें था। अशोक मेहता थे ना, उनमें दूसरी किताब दी गई थी ना एस बी चौधरी वाली, उनका किताब का नाम द ग्रेट रिवेलियन। एपी चट्टोपाध्याय की किताब है द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857, दूसरी किताब है अ सोशल स्टडी एंड एनालिसिस। के मेनन की एक किताब है रिसेंट राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट ऑफ 1857। सर सैयद अहमद खान जो उस समय बिजनौर में थे, न्यायिक पद पर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी असबाब ए बगावत हिंद। क्या नाम था? असबाब ए बगावत हिंद। भारतीय भाषा में विद्रोह की प्रथम पुस्तक थी, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। अगली इनकी किताब थी द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इस तरह से हम लोगों ने भारतीयों द्वारा 1857 के विद्रोह पर लिखी गई पुस्तकों को देख लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1857 के विद्रोह के केंद्र उसके नेताओं पर विचार कीजिए तथा सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित करते हुए दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। नाना साहब पता है कानपुर, कानपुर 2 है। नवाब हमीद अली, ये बरेली के नवाब थे, इनको दिल्ली से जोड़ते हैं। मौलवी अहमदुल्ला अवध से। मानिक राम दीवान असम से। 2134 2134, ये देखे विकल्प सी 2134। दिल्ली में देखिए विद्रोह का नेतृत्व सबको पता है, बहादुर शाह जफर ने किया था। उनके सेनापति खान बहादुर खान थे, बरेली के नवाब थे, तो उसको वहाँ से जोड़ा जाता है। और दूसरी बात है पीजीटी परीक्षा 2000 में जो हम लोग पहले भाग का में जो पहली क्लास कर रहे थे, उसमें प्रश्न संख्या 25 में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता का पूरा टेबल दिया गया है। उस टेबल में जितने भी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता हैं सबके बारे में एक बार आप लोग जा करके देख लीजिएगा। यह जो है गवर्नमेंट स्टडी सेंटर के प्लेलिस्ट पर है, इसको देख लीजिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 80। अंग्रेजों के विरुद्ध खांसी विद्रोह का नेतृत्व किया। नंबर 1 सुरेंद्र साई, नंबर 2 टीटू मीर, नंबर 3 बिरसा मुंडा, नंबर 4 उतिरोज सिंह। देखिए इसमें सही उत्तर क्या होगा? उतिरोज सिंह होगा। देखिए सुरेंद्र साई जो है ये संबलपुर है उड़ीसा में, यहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था 1827 से 40 तक। टीटू मीर के बारे में बहावी आंदोलन से जोड़ते हैं, पता है। बिरसा मुंडा का विद्रोह बहुत फेमस है और इसमें सही उत्तर क्या है? उतरोज सिंह है। लेकिन इसके जो नेता थे तीरथ सिंह थे। उतरोज सिंह कैसे जुड़ते हैं आइए देखते हैं। अंग्रेजों ने पूर्वोत्तर स्थित जयंतिया तथा गारो पहाड़ी क्षेत्र पर अधिकार करके ब्रह्मपुत्र घाटी तथा सिलहट को जोड़ने के लिए एक सैनिक मार्ग बनाने की योजना बनाई, जिसके लिए बहुत से अंग्रेज और बंगाली लोगों को भेजा गया। सरकार की इस कृत्य का विरोध वहां निवास करने वाली खासी जनजाति ने किया, जिसका नेतृत्व उसके मुखिया
तीरथ सिंह कर रहे थे। तीरथ सिंह ने गारो, खामपटी, सिंघपो लोगों की सहायता से लगभग 10,000 साथियों को लेकर अंग्रेजों पर आक्रमण किया और यह संघर्ष 1829 से 1833 तक जारी रहा। तीरथ सिंह की सहायता बारमानिक और मुकुंद सिंह ने किया और मेघालय में खासी विद्रोह का नेतृत्व उत्तरौल सिंह, कौन किया था? उत्तरौल सिंह ने किया था। यही प्रश्न पूछा गया है। 1833 के अंत तक खासी लोगों ने कुछ शर्तों के साथ अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और विद्रोह समाप्त हो गया। समझ रहे हैं? प्रश्न संख्या 81 है, किस चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया गया? विकल्प नंबर 1 1773, विकल्प नंबर 2 1784, 3 है 1813, 4 है 1833। एकाधिकार की बात करते हैं 1800 का जो चार्टर एक्ट था, 1813 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि अब जो ब्रिटिश जनता है, प्रजा है, वह सभी भारत के साथ व्यापार कर सकती है। उसमें अपवाद रखा गया कि चीन के साथ जो व्यापार होगा वो कंपनी करेगी और चाय का व्यापार कंपनी करेगी। फिर यही 1833 का जो एक्ट होता है उसमें एक आते हैं चीन के साथ और चाय के व्यापार के साथ सभी तरह के व्यापार में ब्रिटिश जनता सहभागिता कर सकती है। आइए इसको देख लेते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा पारित 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी ने व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिश लोगों को व्यापार का अधिकार प्रदान किया, लेकिन चीन के साथ व्यापार और चाय के साथ व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा। फिर 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा कंपनी के चीन के साथ चाय के व्यापार के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपे गए। ये था हमारे प्रश्न का उत्तर। अब 1813 के एक्ट के अन्य प्रमुख बातें भी जान लें। एक तो इससे जो है 20 वर्षों के लिए कंपनी का अधिकार बढ़ा दिया। दूसरा जो परीक्षाओं में पूछा गया है, भारत में शिक्षा पर व्यय होते 1 लाख रुपए का प्रावधान किए गए 13 के एक्ट द्वारा। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार का लाइसेंस दे दिया गया। स्थानीय स्वायत्त शासित संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। ये 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। शिक्षा पर व्यय 1833 के एक्ट में अन्य क्या प्रावधान किए गए? एक तो 20 वर्ष के लिए कंपनी के अधिकार बढ़ा दिए गया। दूसरा है भारत में प्रशासन का केंद्रीकरण किया गया। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंबई, मद्रास, बंगाल तथा अन्य प्रदेश गवर्नर जनरल के नियंत्रण में आ गए। कानून बनाने की शक्ति का, यहाँ तो प्रशासन का कानून बनाने की शक्ति का केंद्रीकरण किया गया। अब गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी को भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया और मद्रास तथा बंबई की परिषदों की कानून बनाने की शक्ति को समाप्त कर दिया गया। विधि बनाने के लिए गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी में एक अतिरिक्त कानूनी विधि सदस्य को चौथे सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। और एक और महत्वपूर्ण, कानून को संहिताबद्ध करने और सुधारने की भावना से विधि आयोग का गठन 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया। इस अधिनियम की धारा 87 के तहत ये कहा गया कि कंपनी के अधीन सरकारी पदों में चयन किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश या रंग के आधार पर नहीं, योग्यता के आधार पर मिलेगा। योग्यता को कंपनी में नौकरी करने का मानक बनाया गया। जाति, वंश, जन्म स्थान को नकारा गया। इसी एक्ट में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया। बहुत बार पूछा गया है दास प्रथा किस एक्ट द्वारा खत्म किया गया? 1833 के एक्ट द्वारा। लेकिन क्योंकि 1833 के एक्ट द्वारा 1843 में नियम 5 द्वारा उसका उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। इस एक्ट पर महत्वपूर्ण चीज जान लीजिए, किसका प्रभाव था? लॉर्ड मैकाले के साथ साथ उपयोगितावादी विचारक जेरेमी बेंथम और जेम्स मिल का विशेष प्रभाव था। भारत में संविधान निर्माण का आंशिक संकेत इस चार्टर से दिखाई देने लगता है। मुझे लगता है कि 1813 और 33 के एक्ट की महत्वपूर्ण बातें
आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। आगे चलिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले बुद्धिजीवी थे। विकल्प नंबर 1 दयानंद सरस्वती, 2 विवेकानंद, 3 रामकृष्ण परमहंस, 4 इन्हीं बेसेंट। से उत्तर क्या होगा? विवेकानंद होगा। आइए देख लेते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में 1 मई 1897 को कलकत्ता के पास बारा नगर में की थी। विकल्प कलकत्ता लगाना है, बारा नगर लगाना है। बाद में बेलूर इस मिशन का मुख्यालय बना। इस मिशन के सिद्धांतों का आधार वेदांत दर्शन था। समझ गए? ये तो हम लोगों को प्रश्न के संबंध में आया। और चीज जान लेते हैं। विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ईस्वी तक। इनका मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। वह कलकत्ता में गंगा नदी के पूर्वी तट पर दक्षिणेश्वर में काली देवी मंदिर के पुजारी थे, इसलिए इन्हें दक्षिणेश्वर संत के नाम से भी जानते थे। इन पर भैरवी और तोतापुरी जैसे संतों का प्रभाव था। इन्होंने इस्लाम व ईसाई धर्म के द्वारा भी ईश्वर के साक्षात्कार किया और कहा कि संसार के सभी धर्म सच्चे रूप में ईश्वर तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। उन्होंने धर्म की एकता और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। आगे बढ़े। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। विकल्प नंबर 1 बम्बई, विकल्प नंबर 2 लाहौर, विकल्प नंबर 3 कलकत्ता के निकट, विकल्प नंबर 4 अजमेर में। सही उत्तर क्या है? मुंबई में किया था 1875 में। बाद में जो है लाहौर होता है। आइए देख लेते हैं। 1875 में दयानंद ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। कालांतर में 75 2 साल बाद 77 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित हो गया। महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद इसके विशिष्ट कार्यकर्ता थे। इन्हीं बेसेंट ने क्या कहा था स्वामी दयानंद के बारे में? स्वामी दयानंद ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था भारत भारतीयों के लिए है ना। स्वामी दयानंद ने ये कहा था। बैक टू वेदास कहा था ना, जिसके बारे में हम लोगों ने जब वर्ष 2002 का प्रश्न हल कर रहे थे तो अच्छे से विस्तृत रूप से देख लिया था। आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 84। 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित की गई। विकल्प नंबर 1 14 वर्ष, विकल्प नंबर 2 16 वर्ष, विकल्प नंबर 3 18 वर्ष, विकल्प नंबर 4 12 वर्ष। सही उत्तर क्या है? लड़कियों के लिए किया गया था 14 वर्ष सही है, लड़कों के लिए 18 वर्ष किया गया था। आइए देखते हैं। 1829 में अजमेर निवासी प्रसिद्ध शिक्षाविद डॉक्टर हरिविलास शारदा के प्रयत्नों से शारदा अधिनियम द्वारा बाल विवाह निषेध कानून बना। इस अधिनियम द्वारा लड़कियों के विवाह के न्यूनतम आयु 14 वर्ष, लड़कों के 18 वर्ष कर दी गई। ये तो प्रश्न का उत्तर था, लेकिन उससे पहले भी प्रयास हुए थे। पारसी सुधारक बीएम मालाबारी के प्रयत्नों से 1891 में आया था सम्मत आयु अधिनियम, एज ऑफ कंसेंट एक्ट, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु कन्या के विवाह को प्रतिबंधित कर दिया गया था। फिर 1872 में, उससे पहले सिविल मैरिज एक्ट आया था, जिसमें लड़की के 14 वर्ष और लड़के का 18 वर्ष शादी के न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। समझ गए? समाज सुधार पर ये जो बातें हैं हमें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है और आज का अंतिम प्रश्न है। बंगाल के मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता कहे जाने वाले मुस्लिम विद्वान हैं सर सैयद अहमद खां, अब्दुल लतीफ, मिर्जा गुलाम अहमद, आगा खां तृतीय। सही उत्तर क्या होगा इसमें? बंगाल में पुनर्जागरण के अब्दुल लतीफ हैं। आइए इनके बारे में देख लेते हैं। नवाब अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, यही था ना। 1883 में कलकत्ता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी का स्थापना की। बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब की गई? 1863 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में। इसका उद्देश्य था शोषित और पिछड़े मुस्लिम समाज को शिक्षित कर विकास के मुख्य धारा में ले जाना।
अब्दुल लतीफ के बारे में एक दो चीजें और जान लीजिए। 1877 में लॉर्ड रिपन ने खान बहादुर को उपाधि दी। उन्होंने ही बाद में 1880 में नवाब को उपाधि दी थी। 1887 में रिपन ने नवाब बहादुर को बाद खान बहादुर, नवाब सब अब्दुल लतीफ की। अब ये जो कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी थी 1930 में मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता में तब्दील हो गई। यह चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो गई है? कन्वर्ट हुई मुस्लिम इंस्टीट्यूट ऑफ कलकत्ता में। इस तरह से हम लोगों ने वर्ष 2003 में पीजीटी में जो 85 प्रश्न पूछे गए थे सब पर बेहतरीन तरीके से डिस्कशन कर लिया है। अब आपको निश्चित तौर पर एथेंटिक उत्तर मिल गए होंगे और उन उत्तर और प्रश्नों से जुड़े हुए अन्य सूचनाएं भी स्पष्ट हुई होंगी। तो आप लोग जो है रिवीजन करते रहिए। किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र होता है रिवीजन। आप पढ़ाई कम करें लेकिन रिवीजन अधिक करें। इस तरह से आप लगे रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। आज की क्लास में आप लोगों ने पूरा सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद।